नमस्कार, द प्रिंट और हमारे शो पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल जी। एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपका इस शो में स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि इस शो में ज़्यादातर डीके के साथ हम मेरी सहकर्मी नीलम पांडे आती हैं, लेकिन इस एपिसोड में कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो नहीं आ पाई, तो आपके सवाल पहुँचाने के लिए इस बार मैं आई हूँ डीके तक आपके सवाल पहुँचाने। डीके, सवालों से शुरुआत करते हैं, लेकिन ऑडियंस के सवालों से पहले पीएम मोदी की 15 अगस्त को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्पीच, लंबी स्पीच आई है। उसमें उन्होंने आरएसएस के बारे में भी बात किया, कई हुँ। सारी चीज़ें बोली। इस पे आप थोड़ा अगर हमें बता पाएँ तो? देखिए, इस पे हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने सीटीसी की है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो जी। इस पे ज़्यादा मैं क्या जोड़ पाऊँगा, तो ऑडियंस हमारी वहाँ से देख लेंगे। हुँ, बट एक बस 1 आध 2 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा संघ के बारे हुँ, में, उसको आप देख सकते हैं कि एक स्वयंसेवक का जो एक अपना एक आइडियोलॉजिकल एक मेंटर है या फाउंटेन हेड कह लीजिए, जो उनकी विचारधारा का स्रोत जहाँ से आता है, हुँ, उनका कि एक वो एक स्वयंसेवक का ट्रिब्यूट था। हुँ, प्रधानमंत्री मोदी प्रचारक रहे हैं, जी, लाइफ़लॉन्ग स्वयंसेवक हैं। अब उनका अपना जो था 100 साल 1925 या 100वां साल चल रहा है आरएसएस का। तो उसमें अपना एक ट्रिब्यूट उन्होंने अपना एक दिया है। तो ये इसमें ये देखने की बात नहीं, कुछ ट्रांज़ैक्शनल टाइप का है। देखिए, ऐसा कोई दोनों में कभी मतभेद तो रहा नहीं है। विचारधारा में अभी भी कोई किसी को कोई शक नहीं है कि जो संघ की विचारधारा है, वो मोदी जी की विचारधारा है, दोनों एक हैं। हुँ, वो कभी अलग रहे ही नहीं। तो सेम विचारधारा पे दोनों एक ही विचारधारा को फ़ॉलो कर रहे हैं। 100 साल हुए तो उनका एक मैसेज आया। हाँ, इसमें एक ये देख सकते हैं कि देखिए बीच में जो बातें चली कि संघ में और बीजेपी में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद वो विचारधारा का नहीं था। वो आप कार्यशैली को लेके कह सकते हैं जी, कि अब जैसे संघ से अब कुछ हुआ पिछले कुछ सालों में कि संघ से कंसल्टेशन एकदम नहीं के बराबर हो गया। चुनाव हम अपने तरीके से लड़ेंगे। पिछले इलेक्शन में देखा कैंडिडेट हम अपने जो पार्टी डिसाइड करी कैंडिडेट हम डालेंगे, उससे संघ का कंसल्टेशन नहीं था। और संघ के लोगों को जो ग्राउंड पे लगता था कि उनको इन्वॉल्व किया ही नहीं जा रहा है चीज़ों में। जी, तो उससे थोड़ा-सा डिसएन्चेंटमेंट हो रहा था जिसका आपने असर देखा। और उसके बाद फिर नड्डा जी का बयान आ गया कि हम तो अब सक्षम हैं, तो हमें मतलब ठीक है, हम अभी संघ की ज़रूरत थी हमें, लेकिन अब हम सक्षम हैं। तो उससे ऐसा निकला कि जैसे इनकी ज़रूरत ही नहीं हो। लेकिन फिर आपने उसके बाद देखा है, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस में संघ फिर से पूरी तरह से बीजेपी के पीछे आ गई और रिज़ल्ट आपने देखा ही है। तो एक ये जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच है, उसको आप मान सकते हैं, एक कोर्स करेक्शन भी मान सकते हैं। एक तो हुँ, मेनली जैसा मैंने कहा कि एक ट्रिब्यूट है, हुँ, तो जहाँ से जो संघ के स्वयंसेवक का एक ट्रिब्यूट था। दूसरा कि कोर्स करेक्शन के ठीक है, अब जैसे अब मैसेज क्या है कि भई बीजेपी संघ के बिना नहीं है, मतलब इंडिस्पेंसेबल है संघ के लिए बीजेपी, बीजेपी के लिए संघ। हुँ, हुँ, एक वो मैसेज गया है और अब देखेंगे इसका पहला उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा शायद जो बीजेपी प्रेसिडेंट को लेके जो एक ऊहापोह की स्थिति थी, कब होंगे, कब नहीं होंगे। जी। क्योंकि था कि अभी तक बीजेपी संघ के साथ इस विषय पे चर्चा ही नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो मैसेजिंग गया है, अब देखेंगे सर जल्दी ही इस पे जो है सो अब फिर दोनों के बीच में बातचीत होगी और जल्दी ही उस पे निर्णय देखेंगे आप। देखिए, इसी के साथ-साथ अगर हम कांग्रेस की या विपक्ष की टिप्पणी देखें, वो कह रहे थे कि पीएम मोदी जो कि 75 साल के होने वाले हैं अगले ही महीने, उन्हें शायद एक्सटेंशन चाहिए एक तरह से। इन टिप्पणियों पे आपके क्या विचार हैं? देखिए 75 साल की जहाँ तक बात है कि मोदी जी 75 साल के हो जाएँगे अगले महीने 16 तारीख को। हुँ, 11 को मोहन भागवत जी भी हो रहा है। हुँ, तो ये रहा है संघ में कि जो यंगस्टर्स को प्रमोट करते रहे, उनके जैसे आप जनरल सेक्रेटरीज़ को देखें, मतलब जनरल सेक्रेटरी एक हैं, उसके पीछे सहकावार जो हैं। इन लोगों का देखें ऐज तो धीरे-धीरे सब में संघ जो है सो नए ला रही है उसमें जो 50s में हैं, हुँ, अर्ली 60s में हैं, उन लोगों को ज़्यादा यंगर लीडरशिप को ऊपर लेके आ रही है संघ। जी, तो एक उसी का एक ये है कि ठीक है, संघ में एक जनरली है और जो हमें कहा जाता है कि भागवत जी का एक अपना भी एक विश्वास है कि जनरली 75 के बाद जो है सो लोगों को मतलब ऐसे कुर्सी अपनी छोड़ देनी चाहिए। आप हों, आप भीष्म पितामह की तरह से आप गाइड करते रहें, लेकिन आप कुर्सी पे रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 75 के हो गए तो खाली करो। हुँ, हुँ, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो लेकिन जनरली एक है तो
75 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली पर्पस क्या है उनको कि अपनी विचारधारा फैलाना। जी। और वो जो कहते हैं कि जो मुझे समाज को साथ लेके राष्ट्र का निर्माण करना है। अब उसमें कौन चेहरा होगा, कौन प्रधानमंत्री होंगे, उनसे उस वो जो उनका ऑब्जेक्टिव हो कितना पूरा हो सकता है। उनको अभी भी लगे कि अच्छा मोदी जी से पूरा हो रहा है तो चलते चले जाएँगे वो। अब लेकिन ये है कि साथ में जैसे इनका तीसरा टर्म चल रहा है तो अब संघ जो है थोड़ा दूर का देखती है कि इसको प्रमोट करना शुरू करती जाती है, पहले से ही देखें तो। हुँ। तो ऑलरेडी सोचना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ठीक है इनके इतने साल हो गए। अब आगे संघ के लिए या उनकी विचारधारा के लिए या उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या एक नए लीडरशिप को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो देखना शुरू कर देंगे कि अब क्या नए लीडरशिप को आगे आना है। तो वो अभी करें, 2028 में करें, 2033 में करें, वो दूसरी बात है। हुँ। लेकिन हाँ, ये जो एक 75 पे हो गए तो 75 पे उनको एक 75 में खाली हो जाना चाहिए। ऐसा संघ में भी नहीं है कि खाली करना ही करना है। देखिए, भागवत जी भी हो रहे हैं 75 के 11 सितंबर को हो जाएँगे वो। लेकिन जी। ऐसा नहीं है कि उसी दिन अनाउंस कर देंगे कि हम जो है खाली करना है। मतलब हुँ। एट लीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है हो भी जाए। हुँ। अगर लेंगे भी वो डिसाइड करें कि उनको किसी यंगर किसी को लाना है आगे, तो फिर जैसे आपके अर्ली नेक्स्ट ईयर जैसे इनकी प्रतिनिधि सभा की मीटिंग होगी, उसमें फिर इस पे विचार करेंगे, आगे कौन हो सकता है। मतलब फिर चर्चा हो सकती है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि संघ के लोग भी कहते हैं ना कि 75 में जनरली एक है कि एक ऐज आ गया है कि अब नए जनरेशन के लिए छोड़िए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर संघ में जो कि अभी भी उनको लगता है कि 75 के होने के बाद भी उनके लिए मोदी जी अभी भी सशक्त हैं, अभी भी उनकी उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर रहे हैं। जी। तो कोई कारण नहीं है कि वो कहेंगे कि 75 के हो गए तो अब जाइए। तो ये अपोज़िशन कह रही है ठीक है, मज़े ले रहे हैं वो, हुँ। लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है वहाँ पे। देखिए, अगले कुछ सवाल राहुल गांधी के हुँ, वोट चोरी जो उन्होंने हुँ। आरोप लगाए हैं उस पे। संचित सुमन हमारे मेंबर हैं, बोल रहे मैं राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मतदाता धोखाधड़ी के मुद्दे को लेकर बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। इसमें कितना धोखाधड़ी है और कितना सिस्टम की गड़बड़ी है? बहरहाल, क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को 2G या बोफोर्स घोटाले की तरह चुनावी दांवपेच का असली हथियार बना सकते हैं? देखिए मुश्किल है क्योंकि अब इलेक्टोरल रोल्स में है जैसे आप बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि वोटर्स लिस्ट में खामियाँ हैं। हुँ। आपने अगर वहाँ पे आप बैंगलोर का आप बात कर रही थी अपोजिशन, तो ये लेके आए कि देखिए अब रायबरेली में भी है, हुँ। जो राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी, कन्नौज में है जो अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, या आपके यहाँ पे अब डायमंड हार्बर में। तो बेसिकली वो कहने की कोशिश कि वोटर लिस्ट वहाँ का ही नहीं आपका भी खराब है, आपने भी लिया, तो आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। हुँ। लेकिन इस सब से निकल के क्या आता है कि वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है। तो वो एक ही जगह की बात है, सब जगह वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है। जी। ये कहना कि बीजेपी ने ही करवाया हो, अब ये कहना मुश्किल होगा। कैसे आप कैसे प्रूव करेंगे? जैसे ये कहते हैं महादेवपुरा जो है बैंगलोर में, जहाँ जो कांग्रेस कह रही है कि 1 लाख लोगों वोट जो है सो मतलब गलत, मतलब वोटर्स थे, हुँ। जिसके कारण कि रिजल्ट चेंज हो गया। अब आपको कैसे पता कि उन 1 लाख जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया और किस पार्टी को दिया? तो राजनीति के लिए ठीक है, आप कहेंगे अच्छा इसके कारण हार गए, ये सारे बीजेपी ने करवाया। हुँ। लेकिन इसका कोई एविडेंस हो नहीं सकता ना, किसने करवाया? देखिए, अगला सवाल कार्तिक पराशर का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे दोनों राष्ट्रीय दल मतदाता सूची में धांधली या फ्रॉड की शिकायत कर रहे हैं। भाजपा इसे 1980 के दशक में वापस ले गई है। क्या इससे चुनाव आयोग पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने, उसे और पारदर्शी बनाने और सत्तारूढ़ सरकार की कठपुतली ना बनने का दबाव पड़ेगा? देखिए, अब ये तो ओपिनियन हो गया, कठपुतली बनना नहीं बनना, ये इसमें मैं नहीं पढ़ूँगा, ये एक हुँ। राजनीतिक बयान हो गया कि कठपुतली बन गई है। हुँ। लेकिन ये है कि मतदाता सूची को तो सब जगह, केवल बिहार में नहीं, अभी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि पूरे देश में करना है इनको। जी। तो करना चाहिए, बिकॉज़ देखिए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है या बीजेपी भी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, अब एक-दूसरे पे आरोप लगाते रहें कि आपने गड़बड़ किया, आपने गड़बड़ किया। लेकिन सच्चाई ये है कि मतदाता सूची में काफ़ी खामियाँ हैं। तो उनको पूरा ये, कम से कम दोनों पार्टीज़ में ये तो कंसेंसस है कि मतदाता सूची में खामियाँ हैं। अब इलेक्शन कमीशन का ये काम बनता है कि ये जो आपने एसआईआर शुरू की है बिहार में लोगों को क्यों क्यों प्रॉब्लम हुआ, जो इतना प्रोटेस्ट चल रहा है कि अब ठीक इलेक्शन के पहले क्यों कर रहे हैं? चलिए उस पे तो डिबेट चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो होगा पहले से करना शुरू कीजिए, और दुरुस्त करने की बात एकदम बहुत ज़रूरी है कि इस पे वॉर वॉर फुटिंग पे जो है सो इलेक्शन कमीशन इस काम पे लगे अब।
देखिए अगले 2 सवाल लूँगी, ये ईसी और बीजेपी के रिस्पॉन्स पे हैं एक तरह से। हल्का लंबा सवाल है। पहला सवाल माइल्स मिसर्वी का, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं क्या चुनाव आयोग की नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं है कि वे सवालों का ईमानदारी से जवाब दे? उनके अपने आंकड़े बताते हैं कि आंकड़े मेल नहीं खाते, इसके बजाय सरकार ये कहने में व्यस्त है कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। फिर अनुराग ठाकर कहते हैं कि मतदाता धोखाधड़ी हुई, लेकिन केवल उन सीटों पर जहाँ कांग्रेस जीती थी। चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर मतदाता आंकड़े तब तक उपलब्ध नहीं कराने से इनकार कर दिया जब तक कि सरकार ने उन्हें वोटर डिलीशन लिस्ट सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दिया। क्या सरकार और चुनाव आयोग बोल रहे हैव लॉस्ट द प्लॉट और उन्हें नहीं पता कि इन आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए? उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती है। वे दिन ब दिन और भी ज़्यादा दोषी नज़र आ रहे हैं। वे इतने डिफेंसिव और इवेसिव क्यों हो रहे हैं? सरकार चुनाव आयोग की स्पष्ट गलतियों को डिफेंड क्यों कर रही है? इसके साथ विशाल कुमार यादव हमारे मेंबर हैं, उनका सवाल लूँगी। वोट चोरी वाले आरोप पर बीजेपी का ईसी के बचाव में उतरना और ईसी का रिस्पॉन्स क्या देश की चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे जगाने की जगह उल्टा शक ही पैदा नहीं करेगा आम लोगों के बीच? आखिर बीजेपी आसानी से कह सकती थी कि ईसी जांच करके कांग्रेस को एक्सपोज कर दे। इस पूरे मामले पर आप ईसी के साथ-साथ बीजेपी के रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं एग्री करता हूँ कि अगर बीजेपी को ये स्टैंड लेना चाहिए था कि इसी इसकी पूरी जांच करे और इसी हुँ, फिर से एसआईआर पूरा करे जो कह रहा है। हुँ, बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जैसे मैंने कहा उसमें नहीं पढ़ूंगा मैं कि सरकार ने किसके लिए क्या किया, लेकिन देखिए अपोजिशन का क्या आरोप है कि ये रूलिंग पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो जब आरोप जब रूलिंग पार्टी पे लगेगा तो नेचुरली उधर से रिस्पॉन्स आएगा। तो सरकार या बीजेपी जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होगा आप उसमें खामियां खोज सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स तो उनको देना था। हुँ, तो फिर आरोप ही लग रहा है कि सरकार के साथ मिलके बीजेपी के साथ मिलके इलेक्शन कमीशन ने ये किया, तो नेचुरली उसका जवाब आएगा। दूसरी बात, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के रिस्पॉन्स किए, हाँ, ये जो एक सोर्सेज करके आता रहता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, सोर्सेज सेड दिस, इलेक्शन कमीशन ने वो कहा। अब इलेक्शन कमीशन भी, ये हमने सरकार में देखा है, पॉलिटिकल पार्टीज में देखा है कि सोर्सेज ने ये कहा। इलेक्शन कमीशन को सोर्सेज के थ्रू प्लांट करने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप जो है कह दीजिए, उन्होंने दिया कई बार, उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया। अब छोड़ दीजिए, बाकी कोर्ट में मामला साफ हो जाएगा। जहाँ तक ये जो मिसगिविंग्स हैं कि गड़बड़ हुआ है, अभी देख लेते हैं 65 लाख का तो अब सारा अब अपलोड हो ही रहा है। अब कुछ गड़बड़ होगा तो सबको सामने नज़र नज़र आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर उसका भी उत्तर आ जाएगा, अगर कुछ है नहीं है। हुँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा इस डिबेट का ये हुआ कि अगर कभी कोशिश हुई भी कभी किसी भी लेवल पे गड़बड़ करने की, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है, जी, किसी भी लेवल पे नीचे तक, तो इस डिबेट के बाद और ज़्यादा सारी पार्टियाँ, उनके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल तक बहुत अच्छे से मॉनिटर करेंगे। हर एक वो जो है सो जाके ईपीआईसी सबका नंबर चेक करेंगे, इसका सही है, गलत है। ये जो एक जागरूकता आई है हुँ, कि नीचे तक, वो जो सबका, इस सारी पार्टियों का जो इन्वॉल्वमेंट नीचे तक हो गया इस पूरे एक्सरसाइज़ में, वो मेरे ख़्याल से इस पूरे हंगामे का, पूरे कंट्रोवर्सी का, वो एक अच्छा नतीजा है कि नीचे से ऊपर तक लोगों का इन्वॉल्व हो गया है बिहार में, और शायद आगे भी दूसरे स्टेट्स में भी होता ही रहेगा इस पर। अ, अगला सवाल स्वामी विवेकानंद फॉलोवर का है, बोल रहे चुनाव आयोग पूरी तरह से सत्ता के हाथों में है। आप पुलिवेंदुला या आंध्रा के जेडपीटीसी चुनाव देख सकते हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार को 0 वोट मिले। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि उसने और उसके परिवार ने भी वोट नहीं दिया। ऐसे कई लोग हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस विभाग पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में काम कर रही है। तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अदालतों को हस्तक्षेप करना होगा। ये सब देखकर हमारा चुनाव और चुनाव आयोग पर से भरोसा उठता जा रहा है। देखिए, जब पुलिवेंदुला की बात है, ठीक है, वहाँ जिला परिषद टेरिटोरियल हुँ, हुँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की हुँ। वात कर रहे हैं, जहाँ की वाईएसआरसीपी जीत गई है। जी। सॉरी, टीडीपी जीत गई हुँ, है। पुलिवेंदुला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है वाईएसआर रेड्डी का, उनके वाइफ का, उनके बेटे का, मतलब उनके गढ़ में जेडपीटीपी जीती है टीडीपी। बहुत आरोप लग रहे हैं कि रिगिंग की, ये किया, वो किया। अब उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें, वो मुझे पता नहीं हुँ, कि वो 0 वोट कैसे मिले, मतलब उसका मैंने उसकी मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। लेकिन आरोप प्रत्यारोप केवल अभी ही नहीं, आप अगर पीछे जाएँ तो 2021 में जब वाईएसआरसीपी पावर में थी और टीडीपी में, जैसे इनकी चंद्रबाबू नायडू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कप्पम, हुँ, वहाँ पे भी यही जिला परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की का इलेक्शन हुआ, उसमें कुछ सीटें उस पे हुई। उसमें वाईएसआरसीपी ले गई सारा का सारा, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी थे। तो टीडीपी उससे भी वही आरोप लगा रही थी कि बहुत रिगिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं ये साफ मना नहीं कर सकता कि नहीं हो सकता। हुँ, लोकल बॉडीज़ पोल्स में होते हैं ऐसे। लेकिन उसमें यही है कि अब वहाँ के नेता जाके अब कंप्लेन करें, जो सही है, गलत है, वहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन ये आरोप-प्रत्यारोप अगेन, जो पुलिवेंदुला में अभी आप देख रहे हैं, वो कप्पम में भी वही हुआ था।
जी। तो ये चुनाव के समय में इस तरह की सारी चीज़ें होती ही रहती है। देखिए अगला सवाल इनका यूज़र नेम स्पाइसी जलेबी है। बोल रहे कई वीक्स बाद जगन मोहन रेड्डी साहब वो वेलकम के आरडीएक्स भाई की तरह आए हैं और बोले अभी हम जिंदा हैं और आरोप के सैल्वोस फायर कर दिए चंद्रबाबू नायडू पर। वो बोल रहे व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज उनका आरोप क्या रहा विच इज़ कि बाबू इज़ इन कॉन्टैक्ट विद राहुल गांधी थ्रू रेवंत रेड्डी। ऐसा लगता है ये उनकी बीजेपी को वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहे हैं। इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। देखिए, ये वैसे पॉलिटिकल रेटोरिक है, लेकिन एक बात सही है कि हाँ, अब पहले आपने देखा कि अब टीडीपी और कांग्रेस एक साथ थे। जब इन्होंने एनडीए छोड़ा था, तब एक हुँ, चुनाव में आए थे दोनों साथ में। जगन का प्रॉब्लम देखिए केवल टीडीपी से नहीं, कांग्रेस से भी बहुत पुराना है। अब आपको याद होगा जो जिस समय जगन मोहन रेड्डी ने छोड़ा था, अब 2009 में जैसे अब वाईएस राजशेखर रेड्डी का जो उनका जो डेथ हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसके बाद जो एक ओडालपुर यात्रा निकाली थी इन्होंने जगन मोहन रेड्डी। ओडालपुर यात्रा बेसिकली ओडालपुर मतलब कंडोलेंस कह लीजिए, हुँ, उसकी यात्रा। उनका कहना था कि ये इतने पॉपुलर लीडर थे उनके फादर वाईएस राजशेखर रेड्डी जो थे, हुँ, कि उनके डेथ के बाद बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो सबों को जाके मुझे ढाढ़स देना है और मिलना है। उसमें कांग्रेस हाईकमांड अलाउ नहीं कर रही थी इनको जाने का, हुँ, कि उनको लग रहा था कि ये चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो है सो एक अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ, बिकॉज़ कांग्रेस हाईकमांड जगन को सीएम नहीं बनाना चाह रही थी। हुँ, काफ़ी महीने तक टसल चला वो। एक जो स्टोरी हमने इंडियन एक्सप्रेस के लिए उस समय की थी, जो उस समय जब फाइनली सोनिया गांधी ने बुलाया था जगन मोहन रेड्डी को, उनके सिस्टर को, उनकी माँ को, विजयम्मा, उनको फाइनली मिलने के लिए बुलाया। उस मीटिंग में सोनिया गांधी ने थोड़ा सख्त होके कह दिया कि ये कुछ नहीं चला, कोई उडालपुर यात्रा और कुछ नहीं होने वाली है। हुँ, सब बंद करो, कुछ नहीं करना है। उतनी सख्ती से कहा कि जो उस समय हमने रिपोर्ट किया था, जो हमें कहा गया कि उस समय विजयम्मा रो पड़ी थी। और उससे जगन इतने अपसेट हुए थे, मतलब हुँ, इतने हर्ट हुए थे कि फिर उन्होंने बाहर आके डिसाइड कर लिया कि अब तो पार्टी मुझे छोड़नी ही है, जो कि उन्होंने छोड़ी। हुँ, तो एक पर्सनल ग्रज टाइप का एक जो है इनका फैमिली का भी वो है। जी, हालाँकि ये भी देखिए, ये भी अजीब बात है कि वो जो जिस मदर के रोने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी, फाइनली जब उनकी सिस्टर ने उनको छोड़ा, उनकी मदर ने भी फिर जगन को छोड़ के फिर सिस्टर के साथ उन्होंने हाथ जॉइन कर लिया। उनकी सिस्टर आज कांग्रेस की वहाँ की प्रेसिडेंट है आंध्रा की। हुँ। तो ये राजनीति में इस तरह से करवटें लेती रहती है ये चीज़ें। जहाँ तक जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि इनकी मिली-भगत है, चलिए राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती है, इस पे मैं क्या टिप्पणी करूँ? देखिए अगला सवाल आदित्य का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा कास्ट सर्वे की घोषणा के बाद जिसे 2022 की जनसंख्या गणना के साथ किया जाना है, राहुल गांधी को एसआईआर का मतदाता धोखाधड़ी के रूप में कोई नया मुद्दा मिल गया है? क्या आपको लगता है कि अगर ये मुद्दा ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए वोटों में तब्दील नहीं होता है तो वे किसी नए मुद्दे पर उतरेंगे? देखिए, ज़मीनी स्तर पे होता है कि नहीं, तो डिपेंड करेगा कि ये जो 65 लाख वोटर्स जो काटे गए हैं, हुँ, अगर अपोजिशन ये सिद्ध कर दे कि इसमें गलत हुआ है, जी, टारगेटेड वे में हुआ है, अगर वो सिद्ध कर दे तो शायद कुछ ट्रैक्शन हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ भी नहीं निकलता है, तो फिर ये मतलब फिज़ल आउट कर जाएगा, फिर इसमें फिर नीचे में कोई उसका ट्रैक्शन नहीं होना। अगला सवाल रौनक पटेल का है। बोल रहे मैंने आपका लास्ट पॉलिटिकली करेक्ट बीजेपी वर्सेस बीजेपी वीडियो देखा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस तरह के संकट से निपट पाएगी? हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी कम से कम 30 साल तक सत्ता में रहेगी। जब आपने अमित शाह के रिटायरमेंट संबंधी बयान पर वीडियो बनाया था तो आपने कहा था कि वे कम से कम एक दशक तक सत्ता में बने रहने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार के आंतरिक संघर्ष एक शक्तिशाली संगठन के पतन का कारण बन सकते हैं। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश और पार्टी के लिए आंतरिक और बाहर दोनों तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा तो इंदिरा गांधी तानाशाह बन गई। क्या आपको लगता है कि मोदी शाह की राजनीति इस तरह के मामलों में अलग है? देखिए, थोड़ा-सा जो ये बात करें कांग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी, कि उस तरह की जो कांग्रेस में बहुत सारे जो फैक्टर्स थे जो बीजेपी भी शो करने लगे, वो तो फैक्ट है। अब जैसे कि रीजनल सेटअप्स हैं, अब जो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था कि सारे रीजनल सेटअप्स को धीरे 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 सबको ख़त्म कर दिया और अपने अपने लोग डालने लगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ भी देख रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पूरा हाई कमांडिस्ट कल्चर, ये सब हो गया है। जी, लेकिन इसके बावजूद ये बीजेपी फिर भी इससे निकल जाएगी, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास एक वो है जो कि कांग्रेस के पास नहीं है, वो है आरएसएस। तो एक हमेशा एक आरएसएस का कि एक ऊपर से एक जो एक रोल रहता है, जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी आरएसएस उस पर एक्टिव हो जाएंगी और उस तो
एक ये जज या कह लीजिए मीडिएटर कह लीजिए इंटरलोक्यूटर कह लीजिए जो बीजेपी के पास है आरएसएस के रूप में, वो कांग्रेस के पास नहीं है। तो कांग्रेस में अगर ऊपर से अगर पूरा हाई कमांडिस्ट कल्चर हो गया या फिर कोई फैमिली चला रही है पार्टी को और किसी की बात नहीं मानी जा रही है, तो फिर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। आप बहुत कुछ हुआ था, पार्टी छोड़ के चले जाएंगे आप जी। लेकिन चूंकि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो कि मीडिएटर है या जज कह लीजिए, तो वो इस यहाँ तक इस स्थिति को आने नहीं देगी। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए तो फिर वो उसमें मतलब मीडिएट करके फिर मामलों को मतलब वो निपटा देंगे। जैसा आपने देखा, जैसे आडवाणी जी का था जो 2013 में जी। कि वो चाह रहे थे कि फिर से वो चेहरा बने, नरेंद्र मोदी उनको चैलेंज कर रहे थे। अब ऐसे में दूसरी पार्टी में होता तो पता नहीं क्या रिजल्ट होता, लेकिन चूंकि संघ थी तो संघ ने इंश्योर कर दिया कि भाई ठीक है आडवाणी जी आपका टाइम हो गया है, और संघ ने फिर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया उस मामले में, तो मामला फिर उसमें निपट गया। अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं, रेगुलर मेंबर हैं, क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार की हर व्यावसायिक मीटिंग या पब्लिक या जनसभा में केजरीवाल भगवंत मान पर भारी पड़ रहे हैं, वे मुख्यमंत्री से कहीं ज़्यादा बोलते हैं? देखिए, ये नहीं कहें कि भारी पड़ रहे हैं, भारी पड़ना तो तब होता है जब जनता एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। तो वो आप शायद वो ये जो कह रहे हैं कि जो उन्होंने जैसे पूरा लाइमलाइट वो ले लिया है, वो हो रहा है। काफ़ी समय केजरीवाल बिता रहे हैं पंजाब में, अब दिल्ली में तो मुश्किल से दिखते हैं वो। और केजरीवाल ही नहीं, आपके मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सारे इन लोगों ने, और बाकी जो इनके आसपास के लोग थे जो दिल्ली में, ज़्यादातर लोग अब चंडीगढ़ से ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। अगर पार्टी की तरफ से देखिए तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि भाई वहाँ पे अब हमारा सत्ता रिटेन करना बहुत ज़रूरी है 2027 में, क्योंकि दिल्ली के बाद वो गई तो पार्टी पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तो वो अब फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में वहाँ गए हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दूसरा तरीका ये देखने का है कि आप उनको भगवंत मान को आप पूरा फंक्शनिंग जो आपने पूरा इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दिया है और आपने यहाँ से मतलब आप रिमोट कंट्रोल बन गए हैं, और रिमोट कंट्रोल ने आप डायरेक्टली वहाँ बैठ के एक एक चीज़ चला रहे हैं। जो सच है, वहाँ जो मीटिंग्स भी होती है, ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग्स भी, डायरेक्शन सारे यहाँ के लोग जो है वो कर रहे हैं। और ये इमेज वहाँ अपोजिशन भी उसको बहुत बड़ा मामला बना रही है। और पंजाब में जब इस तरह की चीज़ें होती है कि दिल्ली से शासन चला रहे हो, वो बैकफायर कर जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लीडरशिप को, केजरीवाल हो, उनकी टीम को थोड़ा सा ये जो पब्लिक सेंटिमेंट और ये जो मैसेज जा रहा है उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरली पंजाब में बैकफायर कर जाता है। ठीक है, अगले दो सवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से रिलेटेड हैं। सूरज जो हमारे मेंबर हैं बोल रहे हैं, नमस्ते डीके और अपूर्वा, आपको भी नमस्ते। तमाम मीडिया हाउस ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में संजीव बालियान को अमित शाह का समर्थन था। हमने निशिकांत दुबे का बयान भी देखा जिसमें वो खुलकर कह रहे थे कि परिवर्तन होना चाहिए और संजीव बालियान ही जीतेंगे। राजीव प्रताप रूडी कि इस जीत में क्या मायने हैं, अमित शाह इस नतीजे से कितने परेशान होंगे। दूसरा सवाल है, इनका यूज़र नेम स्पाइसी जलेबी है, पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव हर तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए फर्टाइल ग्राउंड क्यों बन गया है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे हैं, विस्पर करने लगे हैं कि योगी वर्सेस अमित शाह का प्रॉक्सी वॉर है। कुछ लोग कहते हैं कि अमित शाह वर्सेस राजनाथ सिंह है। सच कहूँ तो इतने सारे एविडेंस में ये भी कह सकता हूँ कि ये जया बच्चन वर्सेस रेखा का प्रॉक्सी वॉर था या अपूर्वा वर्सेस डीके का प्रॉक्सी वॉर, और ये बाकी सभी आर्मचेयर थ्योरीज जितना ही विश्वसनीय होगा। अगर अमित शाह वाकई रूडी का इस्तीफ़ा चाहते थे तो वे उन्हें सीधा बता सकते थे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर खुलेआम रूडी का समर्थन कर रहे थे, जो कि अगर अमित शाह संजीव बालियान का समर्थन कर रहे होते तो वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते। देखिए, सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन का देखिए कि अब वहाँ दो बीजेपी कैंडिडेट है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए, संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी। और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए वोट देने के लिए, और अमित शाह, जेपी नड्डा भी गए। अब ये शायद पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि मतलब जब से लोग हैं पॉलिटिक्स में कि सोनिया गांधी ने किसी बीजेपी वाले के फेवर में वोट दिया। उन्होंने जिसको भी वोट दिया जो कि कैंडिडेट ही बीजेपी के हैं, तो सोनिया गांधी ने किसी बीजेपी के लीडर को वोट दिया। दूसरी तरफ अमित शाह हो या नड्डा हो, इन्होंने बीजेपी लीडर के खिलाफ वोट दिया। दोनों में से किसी एक को ही दिया होगा ना, तो उनके खिलाफ भी दिया। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस इलेक्शन का, जो आज तक आपने देखा नहीं होगा, एटलीस्ट अमित शाह और सोनिया गांधी के कॉन्टेक्स्ट में। खैर नहीं हुआ,
लार्जर पॉइंट इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि अगर अमित शाह कहते राजीव प्रताप रूडी को तो निपट जाता, तो सही बात है। बीजेपी ने थोड़ा सा इसको मिसहैंडल किया है कि अचानक बालियान को फिल्ड करके, और अब जितना कुछ भी करें, जितना ओपनली निशिकांत दुबे जो कैंपेन कर रहे थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, उसमें थोड़ी पार्टी की बैकिंग तो लग रही थी। और क्योंकि यही अपोजिशन में मैसेज यही गया कि बीजेपी में स्प्लिट है, और अमित शाह ने कभी एक शब्द नहीं बोला उसमें, कभी उन्होंने खुल के नहीं बोला। लेकिन चूंकि निशिकांत दुबे उनके खास माने जाते हैं, जो ओपनली बालियान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों का मैसेज गया कि शायद ये रूडी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपोजिशन ने कहते हैं ना वो फिशिंग इन द ट्रबल वाटर्स, मतलब वो बीच में आके ये घुस गए चुनाव को कि ठीक है अगर उनका वो कैंडिडेट है तो हम हराते हैं, जो अपोजिशन के लोग हमें कह रहे हैं। तो इधर आप देख रहे हैं कि दीपेंद्र हुडा बैटिंग कर रहे थे, राजीव प्रताप रूडी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। एनीवे, ये जो दूसरा जो है योगी वर्सेस अमित शाह, दिस दैट, ये थोड़ा सा हुआ क्या कि इस चुनाव में जो कैंपेनिंग शुरू हुई और जो विस्परिंग में और जो एमपीज में बात होनी शुरू हुई, उसमें एक प्रोजेक्शन हो गया कि ठाकुर वर्सेस द रेस्ट वाला मामला है। मोस्टली ठाकुर वर्सेस ओबीसी कह लीजिए कि ठाकुर वर्सेस रेस्ट हो गया, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी हैं और उनके पीछे मतलब ठाकुर जो एक जो लीडरशिप है बीजेपी में, वो पीछे से बैक कर रही है। ये एक नैरेटिव चला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारे थ्योरी जो है कि मतलब ये प्रॉक्सी वॉर है, मतलब ये इन दोनों के बीच में नहीं, कहीं और लोग हैं। लेकिन अगर बात हुई तो उसके पीछे गलती बीजेपी की है। या तो आपको बालियान को खड़ा नहीं करना चाहिए था, या आपने उनको खड़ा किया तो फिर आप रूडी को बैठा देते। रूडी आपके पार्टी के एमपी हैं और डिसिप्लिन सोल्जर हैं, आप बोलते बैठ जाइए तो बैठ जाते। वो आपको ओपन ये कन्फ्रंटेशन होने नहीं देना था, मतलब कंटेस्ट होने नहीं देना चाहिए था। तो इसके लिए बीजेपी लीडरशिप की मिसहैंडलिंग जो है वो ज़्यादा जिम्मेवार है। देखिए, आज का आखिरी सवाल लूँगी। इनका यूज़र नेम हैनिबल है। बोल रहे क्या एकनाथ शिंदे को कमज़ोर करने के लिए पार्टी नेतृत्व द्वारा फडणवीस को फटकार लगाए जाने की अफवाहों में कोई सच्चाई है? क्या पार्टी नेतृत्व और का शिंदे के प्रति फडणवीस से अलग नज़रिया है? वो एक तरह से बोल रहे डज पार्टी लीडरशिप हैज़ अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स शिंदे दैन फडणवीस? देखिए, सही है कि एकनाथ शिंदे, उनको सेंट्रल लीडरशिप की पूरी बैकिंग है, और ये भी सही है कि उनमें और सीएम में डिफरेंसेस मुंबई में है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी हाई कमांड मतलब सीएम को उनको फटकार लगाई कि इनके साथ रहो या इनके साथ ये करो नहीं करो, वो मुझे नहीं लगता। देवेंद्र फडणवीस बहुत ही पावरफुल लीडर है, और अभी तक उनको फुल डिसीजन मेकिंग में उनको फुल लिबर्टी है। अब देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के चीफ जो बने, नए प्रेसिडेंट बने, वो भी फडणवीस के ही हैं। तो अपने आप में एक बड़े नेता हैं। उनको ये कहना कि दिल्ली से कोई फ़ोन जाएगा, दिल्ली से फटकार लेगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब इस तरह का मुझे लगता नहीं इसमें कोई सच्चाई है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।